इस एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, एरोमेटिसिटी से मुराद हमने इसकी अनयूजुअल जो स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी जाहिर है हमारे पास एक कोई एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए साइंटिफिक, या हमारे पास एक थ्योरी होनी चाहिए, ठीक है, जिसको हम जो है ना वो यहाँ पे नाम देंगे एरोमेटिसिटी का। इसी तरह मिसाल के तौर पर आपके पास जो डिफरेंट थ्योरीज आती हैं ना, जो आपके पास डिफरेंट थ्योरीज आती हैं साइंस में, ठीक है, जितनी भी आप केमिस्ट्री में वीबीटी है, एमओटी है, या किसी भी तरह की कोई थ्योरी है, ठीक है, वो फैक्ट को एक्सप्लेन करती है, फैक्ट को जस्टिफाई करती है कि ये फैक्ट ऐसा क्यों है, और उसको फिर फर्दर दूसरी चीजों पे अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा, अब एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो ये कुछ हमने फाइंडिंग्स दी साइंटिस्ट ने, बेसिकली हमने तो नहीं दी, हम तो मतलब बड़ी मुश्किल से पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो साइंटिस्ट थे, बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया, उन्होंने अपनी अपनी फाइंडिंग दी कि भाई स्टेबिलिटी की वजह क्या है, या किस किस क्या इनकी जो ना वो क्या क्या चीज किसी कंपाउंड में हो तो वो स्टेबल हो जाता है, उसके अंदर एरोमेटिसिटी आ जाती है। तो 3 कंडीशन थी एरोमेटिसिटी के लिए, जो जिसपे सबका इत्तेफाक हुआ कि ये 3 कंडीशन जिस कंपाउंड में आ जाए ना वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, मतलब वो एरोमेटिक हो जाता है, उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हैं, और उसकी इस खसूसियत को हम कह सकते हैं ये एरोमेटिसिटी इसमें पाई जाती है। उसमें सबसे पहली जो चीज थी कि वो एक प्लेनर रेगुलर साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। प्लेनर से आपको पता ही है कि एक प्लेन में हो उसके सारे एटम्स, ठीक है, जैसे कि बेंजीन के एटम होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात उसमें ये होनी चाहिए कि भाई वो एक रेगुलर साइक्लिक स्ट्रक्चर, रेगुलर साइक्लिक स्ट्रक्चर से मुराद ये होता है कि जैसे ये ट्राइगोनल है, टेट्रागोनल है, पेंटागोनल है, हेक्सागोनल है, और इसी तरह ये हेप्टा ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है, या जो ना वो डेकागोनल स्ट्रक्चर है, जिसको हम साइक्लिक डिकेन के नाम से भी और भी मुख्तलिफ नामों से पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज है कि एक जो रिंग होनी चाहिए ना वो प्लेनर होनी चाहिए, सारे एटम एक ही प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी जो कंडीशन थी ना, जो कंडीशन फाइंड आउट की गई कि जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती है, वो ये है कि भाई उनके खैर, तो दो कंडीशन, पहली कंडीशन ये कि वो एक प्लेनर रेगुलर साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन ये कि उसके सारे एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होनी चाहिए ताकि ओवरलैप और कॉन्जुगेशन या डीलोकलाइजेशन हो सके। ये ना एक डायग्राम देखिएगा, ये एन्युलिन कुछ मैंने बनाए हैं। एन्युलिन क्या होता है जी, एक ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें आल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड मौजूद हो, उसको हम एन्युलिन कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो है ना वो ये 4, अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, बड़ी ब्रैकेट में, और 7 एन्युलिन लिखते हैं। 4 एन्युलिन का मतलब है चार एटम्स का एन्युलिन है, जिसमें 2 सिंगल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड होंगे। 6 एन्युलिन बेंजीन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये 3 सिंगल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड वगैरह। तो जो पहली कंडीशन थी ना कि भाई जो प्लेनर कंपाउंड होने चाहिए, और ये मैंने एक स्लाइड पता नहीं, हाँ वो मैंने इंक्लूड नहीं की डायग्राम। अच्छा, और ये कि उनके सारे जो ऑर्बिटल है ना कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होनी चाहिए। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जो है ना वो फर्स्ट सेमेस्टर में, क्या उसे कहते हैं, कॉन्जुगेशन। उसमें आपने मुख्तलिफ तरह की कॉन्जुगेशन पढ़ी थी, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, फिर आपने पढ़ा था डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद p ऑर्बिटल। तो कॉन्जुगेशन के लिए जो बुनियादी शर्त ये है कि भाई वो हाइब्रिडाइजेशन जो है ना वो सेम होनी चाहिए, या sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि उनका ओवरलैप हो सके, ठीक है, ठीक है। और कॉन्जुगेशन से और या जिसको हम डीलोकलाइजेशन भी कहते हैं, ये उन कंपाउंड्स में होती है जिनमें कॉन्जुगेशन और डीलोकलाइजेशन बेसिकली दो डिफरेंट चीजें हैं। कॉन्जुगेशन तो होती है जो स्टेट चेन कंपाउंड्स हैं उनमें भी कॉन्जुगेशन होती है, लेकिन डीलोकलाइजेशन सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स में होती है, जिसमें जिसको हम रेजोनेंस का नाम भी देते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड होता है उसकी डेंसिटी जो ना वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती रहती है, ठीक है, इसको हम डीलोकलाइजेशन कहते हैं। तो डीलोकलाइजेशन के लिए डी और कॉन्जुगेशन, तो पहली दो कंडीशन के प्लेनर रेगुलर साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, ठीक है, ताकि उसमें मैक्सिमम ओवरलैप पॉसिबल हो सके। और तीसरी कंडीशन जो है ना वो हक्कर रूल को फॉलो करता हो। मसलन हक्कर रूल कहता है कि उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना उनकी तादाद 4n+2 हो। 4n+2 का मतलब n की वैल्यू अगर 0 रखें तो इसका आंसर 2 आता है, अगर इसकी वैल्यू 1 रखें तो आंसर जो है ना वो 6 आता है। मतलब उसमें 2 6 10 14 18 इस तरह इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो। इसका एक और शॉर्ट फॉर्म ये है, हक्कर रूल ये कहता है कि उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स की तादाद ऑड हो,
ठीक है, मतलब उसके अंदर जो है ना वो ताक जोड़े हों पाई इलेक्ट्रॉन्स के, मतलब 1 3, ठीक है, इस तरह से अगर होंगे 5 है तो वो इसी तरह उसका जवाब भी यही आएगा। जी मुनीब। सर पाई इलेक्ट्रॉन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। बेंजीन के अंदर 6 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना, तो उनको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है ना वो कहता है कि 4n+2 इस फार्मूले पे पूरा उतरती हो। अब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, सो ऑन, कोई भी होल नंबर हो सकता है, ठीक है। अगर n की वैल्यू आप 0 रखें तो आंसर आता है 2, 4n+2 का आंसर आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों वो भी एरोमेटिक हो सकता है, शर्त ये है कि बाकी दोनों कंडीशंस भी पूरी हो रही हो। इसी तरह अगर n की वैल्यू आप 1 रखते हैं, मसलन n की वैल्यू अगर आप यहाँ पे ये वाली लेते हैं 1, ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या आएगा 4 इंटू 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई सॉरी +2, मतलब 4 + 2 क्या आएगा 6, ठीक है। तो ये जो 6 है ये हक्कल नंबर है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हक्कल नंबर है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं बेंजीन में, वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 कैसे आएगा, 4 जब n की वैल्यू 2 लेंगे हम, ठीक है, n की वैल्यू 2 होगी तो आंसर 10 आएगा, ठीक है। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 + 2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो मतलब ये है कि 2 6 10 14 18 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन सॉरी, ठीक है, तो इतने पाई इलेक्ट्रॉन जिन जिन रिंग्स के अंदर होंगे और वो रिंग साइक्लिक हो, प्लेनर हो और उनके सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज हो तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे और उनके अंदर एरोमेटिसिटी पाई जाएगी। मतलब मैंने ये जो नेक्स्ट स्लाइड में किधर गई है ये वाली डायग्राम देखें कि ये मैंने एन्युलीन्स बनाई हुई हैं। अब इनमें से जो है वो सारी हमें नजर आ रहा है कि ऐसे बाजार देखने में कि सारी तो एक तो उनमें एक कंडीशन तो पूरी हो रही है कि सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ठीक है, लेकिन उनमें एक कंडीशन जो है ना वो पूरी होने का मतलब ये नहीं होता कि वो एरोमेटिक होगा, उसमें सारी कंडीशन जो है ना वो पूरी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ये 4 एन्युलीन है, ठीक है, इसमें जो है ना वो पहली दोनों कंडीशन पूरी हो रही है लेकिन हक्कल रोल वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 4 है, ठीक है, और 4 जो है वो हक्कल फार्मूले पे या हक्कल नंबर नहीं है, ठीक है, या 6 होगा या 2 होगा। अब इसी तरह बेंजीन, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 है, इसमें दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तीनों बल्कि कंडीशंस पूरी हो रही हैं। अब इसके बाद ये 8 एन्युलीन है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन इसका नाम है, ठीक है। ये देखने में तो बाजार लग रहा है कि सारे जो ना वो इसमें प्लेनर भी है और वो बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज भी है, लेकिन एक्चुअली ये प्लेनर भी नहीं होता। और दूसरी बात इसमें ये आ जाती है कि किसी हक्कल नंबर भी नहीं है। तो मतलब कहने का ये है कि किसी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए 3 कंडीशंस पे पूरा उतरना पड़ता है, 3 में से अगर कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं होती तो हम उस कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कह सकते, ठीक है। तो सर हक्कल उनकी नंबर कौन कौन से हैं? हक्कल नंबर होते हैं दो, मैं इधर लिखता हूँ यार, किधर गया ये, हाँ, हक्कल नंबर होता है आपके पास 2 होता है, ठीक है, और 6 होता है, फिर 10 होता है, फिर 14 होता है, फिर 18, सो ऑन। आप वो उसमें फार्मूले में लगा के वैल्यूज आप देख सकते हैं ना, वो जो 4n+2 वाला है उसमें n की वैल्यू 0 1 2 3 4 रख के देखते जाए क्या क्या जवाब आता है, ठीक है ना। तो वो सारे के सारे उनको हम हक्कल नंबर कहते हैं, ठीक है। अच्छा खैर, तो उसके बाद नेक्स्ट, हाँ, ये बात आ गई कि ये जो इनमें से 8 एन्युलीन है और जो 10 एन्युलीन है, ठीक है, साइक्लोपेंटाडेकाइन और साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। अच्छा, तो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन साइक्लो क्या है, साइक्लो डेका पेंटाइन, ये दोनों जो है ना वो प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि इनकी कुछ इस तरह की शेप बन जाती है। ये जो 8 एन्युलीन है ये टब शेप बन जाता है और ये जो 10 वाला है ये भी ट्विस्ट हो जाता है। वजह क्या होती है, स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाती है और जो रिपल्सन होती है ना इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से जो है ना वो उसको आउट ऑफ द शेप जाना पड़ता है, ठीक है ना। इसको आप 3 तरह की स्ट्रेन आपने पढ़ी होंगी, एक रिंग स्ट्रेन होती है, एक एंगुलर स्ट्रेन होती है और एक टॉर्शनल स्ट्रेन होती है। टॉर्शनल स्ट्रेन इसमें जो है ना वो ज्यादा हो जाती है अगर वो एक ही प्लेन में रहते हैं। टॉर्शनल स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि इनके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ना, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं
मसलन ये एक दूसरे को जो ना वो रिपेल करते हैं, कब, जब ये एक प्लेन में होते हैं। जब ये एक प्लेन में नहीं रहते तो इनकी रिपल्शन भी कम हो जाती है, तो उस रिपल्शन को कम करने के लिए ये जो ना ऐसे ट्विस्ट सा हो जाता है या कोई और शेप इख्तियार कर लेता है। इसी तरह जो 8 वाला ये भी ऐसे बोट शेप बन जाता है, कश्ती की शक्ल का बन जाता है, जिसमें बॉन्ड्स की जो ना वो लेंथ चेंज हो जाती है। और अब ये प्लेनर रिंग नहीं रही, एक ही प्लेन में नहीं रहे, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो ना वो एक कंडीशन जो ना वो उसको मिस कर देते हैं, इस वजह से ये एरोमेटिक नहीं हो सकते। बहरहाल ये था 3 कंडीशंस के बारे में। पहली 2 कंडीशन आसान है, वो आपने मतलब उसको लिए कोई है नहीं। अब जो तीसरी कंडीशन है ना हक्कल रूल, उसको हम डिस्कस करेंगे कि हक्कल रूल किस वजह से जो ना वो उसको एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी को, ठीक है। अब हक्कल जो होता है ना, वो हक्कल रूल है अभी मेन उसका क्राइटेरिया स्टेबिलिटी का। हक्कल रूल की जो बुनियाद है ना वो एमओटी पे है, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। आपको याद होना चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को मैं थोड़ा रिवाइज करता हूँ, 2-4 पॉइंट्स को मैंने इसकी स्लाइड नहीं बनाई, ऐसे ही जो ना वो मैं जुबानी इसको थोड़ा सा आपको याद करवाता हूँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है। कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, नहीं, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे हैं तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, अगर 3 हिस्सा ले रहे हैं तो 3 ही बनेंगे, अगर 10 हिस्सा ले रहे हैं तो 10 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और तीसरी बात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि भाई ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं ना, उनमें से आधे बॉन्डिंग वाले होते हैं और आधे एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं, ठीक है। और अगर वो उनकी टोटल की तादाद ऑड हो, मतलब 7 है, तो उनमें से हाफ बॉन्डिंग हाफ एंटी बॉन्डिंग और जो 7वां बचेगा जो एक्चुअली दरमियान वाला होगा वो नॉन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो ये चंद पॉइंट्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो आपने मतलब पढ़े हुए हैं, ठीक है, और आपको याद भी होंगे। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ना बेसिकली उसमें हम एनर्जी लेवल्स बना के डिस्क्राइब करते हैं। देखें कि यहाँ पे जो आपको डायग्राम नजर आ रही है स्क्रीन पे भी, ये मैंने बेंजीन की मॉलिक्यूलर जो पाई ऑर्बिटल है ना उनके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाई है एनर्जी लेवल्स की, ठीक है। उसमें टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 6 मिलते हैं और 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिनमें से 1, ठीक है, ये 2, ठीक है, ये वाला 3, 4, 5 और 6, ठीक है। एक होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स ये बताते हैं उनकी एनर्जी में कितना कितना फर्क है, किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। अब यहाँ पे मसलन इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 6 हैं लेकिन एनर्जी लेवल 4 है, 1, 2, 3, 4 एनर्जी लेवल हैं, क्योंकि दूसरे और तीसरे एनर्जी लेवल में 2-2 ऑर्बिटल आ रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी लेवल जस्ट हमें बताते हैं कि जो मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी में जो ना वो कितना कितना फर्क है, किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। खैर, तो मॉलिक्यूलर ये एमओटी का एक बैकग्राउंड था। तो हाँ, कल ने जो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया ना वो उसने ऑन द बेस ऑफ एमओटी किया था, ठीक है। और उसने कहा था कि 2 चीजें मैटर करती हैं। नंबर 1 कि जब पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होती है, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ऑब्जर्व किया कि जो जितने भी हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स है ना जिनके पास अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड हैं, जिनको हम एन्युलिन कहते हैं, ठीक है, जितने भी ऐसे हैं उनके अंदर 2 तरह के पैटर्न पाए जाते हैं, ठीक है। 2 तरह के पैटर्न किस हवाले से कि उनकी जो मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम बनती है ना वो 2 तरह की बनती है। एक तो बनती है इवन नंबर वाले एटम, जिनमें एटम्स की तादाद इवन होती है, उनके लिए कैसे बनती है डायग्राम, उनके लिए डायग्राम ऐसे बनती है जैसी बेंजीन की बनी हुई है। मतलब उनके लिए क्या होता है, एक सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला होता है, ठीक है, और एक होता है ऑर्बिटल सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला, ठीक है। और बाकी जितने भी बचते हैं ना वो पेयर की शक्ल में होती है, मतलब ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। मतलब अगर एटम्स की तादाद रिंग में इवन है तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उनमें से एक लोएस्ट एनर्जी वाला होगा, एक हाईएस्ट एनर्जी वाला होगा, बाकी जितने भी बचेंगे वो पेयर्स की शक्ल में। मिसाल के तौर पर अगर टोटल 10 एटम है, ठीक है, टोटल 10 एटम है, तो फिर क्या होगा, एक लोएस्ट वाला एक हाईएस्ट वाला, बाकी बचे 8, तो वो 8 जो होते हैं ना वो 4 पेयर्स की शक्ल में होंगे, ठीक है। ये आगे मैं डायग्राम दिखाऊंगा आपको उसमें भी। तो ये और जो नीचे वाले आधे होते हैं, ठीक है, हाफ में से अगर इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर दें तो नीचे वाला हाफ बॉन्डिंग, ठीक है,
जिनकी एनर्जी आम रूटीन से कम होती है, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला होता है इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। इनकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है जो बॉन्डिंग से पहले वाली सूरत हाल है ना उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये उसका पैटर्न था उसके लिए इवन नंबर वाले एटम्स की रिंग के लिए। अच्छा, अगर रिंग के अंदर एटम्स की तादाद ऑड हो तो पैटर्न चेंज हो जाता है। वो कहता है कि उनके लिए पैटर्न क्या बनता है कि एक सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला, उसके बाद बाकी जितने भी हैं वो पेयर्स की शक्ल में होते हैं। मतलब अगर टोटल 5 कार्बन थे, 5 एटम थे, तो 5 में से एक लोअर एनर्जी वाला आ गया ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल बनने थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और बाकी जो 4 हैं वो 2 पेयर्स की शक्ल में आ गए। तो ये उसने कहा था कि 2 पैटर्न होते हैं। इसमें भी वही होगा कि हाफ दरमियान ये है इसका, जिसपे मैंने ग्रीन लाइन लगा दी है, ठीक है। ये वाली जो दोनों तरफ जिसपे ग्रीन लाइन लगी है ये हाफ है। हाफ से नीचे वाला बॉन्डिंग, हाफ से ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग, और जो हाफ पे होता है एग्जैक्ट उसको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तादाद ऑड हो, आपको पता है, तो दरमियान वाला नॉन बॉन्डिंग हो जाता है, ठीक है। इसको देखने के लिए ना आपने ये नेक्स्ट डायग्राम देखिएगा, इसमें मुख्तलिफ रिंग्स के लिए मैंने उसको डायग्राम उसको एक्सप्लेन कर रही है कि किस तरह से जो है वो बन रहे हैं। मिसाल के तौर पर देखिए ये 3 वाला था, ठीक है, एक लोएस्ट एनर्जी वाला ये ऑड है, और बाकी जो 2 बचते हैं वो पेयर की शक्ल में यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3 है, लेकिन एनर्जी लेवल टोटल 2 है। एक एनर्जी लेवल ये वाला और एक एनर्जी लेवल ये वाला। ये हाफ बॉन्डिंग और हाफ क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, अब यहाँ पे देख लें ये 4 कार्बन वाला, 4 वाले में वो इवन है। इवन वाले में आपको पता है कि सबसे में दो नहीं आएंगे, किसमें इसकी बॉन्डिंग में 2 नहीं आएंगे जो पहले वाला? नहीं, एक आएगा ना। ये पैटर्न उसने हक्कल ने दिया था कि भाई जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना उनमें ये पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। बाकी में नहीं। अब बाकी ये जनरल नहीं है, ये सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए है, या यूं कह लें एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, या साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए ये पैटर्न है सिर्फ। स्पेशल केस ही है। हाँ जी, तो ये जनरल नहीं है। अच्छा, तो इसी तरह 4 वाले में देख लें, 4 वाला इवन है, तो जो भी इवन वाला होगा उसमें एक लो, सबसे लो और एक सबसे हाई, बाकी सारे पेयर। मिसाल के तौर पर ये वाला देखें, ये आ जाएगा 8 वाला, इसमें एक लोएस्ट पे, ठीक है, एक हाईएस्ट, बाकी जो 6 बचे हैं वो 3 पेयर्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो इस तरह से उसने कहा कि मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स इनमें बनते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स में, ठीक है। अच्छा, इसको याद रखने का एक सादा सा तरीका ये है, ये जो आपको दायरे नजर आ रहे हैं ना डायग्राम, ठीक है, वो पता नहीं किस साइंटिस्ट ने दिया है ये, लेकिन बड़ा उसने अच्छा काम किया है। तो उसने कहा कि अगर हम उसको याद रखना चाहते हैं ना कि ये पैटर्न क्या बनता है, तो हम एक जो शेप है ना, जितनी भी साइक्लिक शेप्स हैं उनका एक कोना नीचे की तरफ रख के ना डायग्राम बनाएंगे दायरे में। मसलन जैसे ये ट्राइगोनल है, ठीक है ना, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, उसकी उसकी जो नुक्कर है ना, कॉर्नर, उसको हमने इस साइड पे रखना है। अच्छा, वो कहता है कि दायरे के सेंटर से एक लाइन पास करें, जो उस लाइन से नीचे वाले हैं वो बॉन्डिंग, जो उससे ऊपर है वो एंटी बॉन्डिंग, और जो उस लाइन पे हैं वो नॉन बॉन्डिंग। मिसाल के तौर पर ये 4 वाले के लिए बनाया हुआ उसने, और इसके लिए लाइन लगाएंगे दायरे के दरमियान से, तो वो ये है, ठीक है, नीचे वाला बॉन्डिंग, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग, और जो लाइन पे है वो नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसी तरह ये 5 वाला है, इसके दरमियान से अगर हम लाइन पास करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए भी यहाँ पे ऐसे एक लाइन आएगी, नीचे वाला बॉन्डिंग, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग, दरमियान वाला नॉन बॉन्डिंग। ये बेंजीन वाला है, इसकी लाइन यहाँ से पास होती है, नीचे वाले जो 2 हैं बॉन्डिंग, ये ऊपर वाले जो 2 हैं एंटी बॉन्डिंग। मैं लेवल्स की बात करता हूँ, जब मैं 2 का लफ्ज बोल रहा हूँ ना, ठीक है, ये एक लेवल, ये दूसरा लेवल, ठीक है, ये तीसरा लेवल और ये चौथा लेवल, ठीक है। इसी तरह ये वाली जो आपको नजर आ रही है, ये 7 कार्बन वाला, सॉरी, ठीक है, इसमें भी ऐसा ही होगा, यहाँ से लाइन पास होगी, ठीक है। और अच्छा, एक बात ध्यान में रखें, नॉन बॉन्डिंग सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है, एक से ज्यादा नॉन बॉन्डिंग नहीं होता। तो नीचे वाला बॉन्डिंग नीचे वाले 2 लेवल जो है ना वो बॉन्डिंग के हैं, ठीक है, और ऊपर वाले जो 2 हैं वो एंटी बॉन्डिंग के हैं, ठीक है। इसी तरह ये है आपके पास ये 8 वाला, ठीक है, इसमें दरमियान से लाइन यहाँ से पास होती है, नीचे वाले 2 बॉन्डिंग, ठीक है, ऊपर वाले 2 एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, दरमियान वाला जो है वो नॉन बॉन्डिंग आ गया। इसी तरह आप ये 9 वाला देख लें, तो ये इस तरह से उसने कहा जी कि हम 2 पैटर्न बनते हैं
मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स के, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पैटर्न की समझ आनी चाहिए, उसके बाद हम इन पैटर्न में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करके ना फिर हम देखते हैं कि भाई वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरह से इन पैटर्न में फिलअप होते हैं, ठीक है, और किस तरह से जो है वो स्टेबिलिटी किस तरह से होती है। तो ये अगर आपको ये पैटर्न समझ आ गए हैं और आप इसको समझने की कोशिश करते हैं तो नेक्स्ट जब हम डिस्कस करेंगे उसका क्या से कहते हैं, हाँ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे भाई इसके ये जो पैटर्न है इनका क्या रोल है एक्चुअल, या इनका स्टेबिलिटी को डिफाइन करने में क्या किरदार है, ठीक है। वो हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग के हवाले से अगला स्टेप बड़ा आसान सा छोटी सी एक डिस्कशन है, ठीक है, उसमें चंद एग्जांपल्स डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। और फिर वो ये जो हमारा एरोमेटिसिटी वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको एम यूनस पे बहुत उसने डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है, आप वहां से भी पढ़ लेंगे ना। लेकिन ये कि सिर्फ पढ़ने का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होगा, जो मैंने पैटर्न दिया अपने इस पैटर्न पे पढ़ना है, आपने शुरू ये रूल्स को ज़हन में रख के फिर उसको पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह आपको जो ना वो उसकी समझ आ जाएगी। बाकी गुलनाज ने एक क्वेश्चन पूछा, इधर मैं उसको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ ये क्वेश्चन, इसका मैं आंसर फिर बाद में जो है ना वो दे दूंगा। सर एम यूनिस ये कौन से वाले चैप्टर में है? ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन वाले में